हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच, जिसे लिखा है रामित सेठी ने। दोस्तों, इस किताब की समरी सुनकर आप सीखेंगे कि आप सिर्फ नौकरी करके कैसे करोड़पति बन सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे भी अमीर बना जा सकता है? बहुत से लोगों को ये शायद पॉसिबल ना लगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है, जॉब से मिलने वाली सैलरी तो ऐसे ही उड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। रामित सेठी जी ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में ऐसे सीक्रेट तरीके बताए हैं जिनकी हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किताब में आपको कॉमर्स या मैथ्स के कॉम्प्लिकेटेड तरीके समझने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताब में हर चीज़ इतनी सरलता से समझाई गई है कि एक हाउसवाइफ या 10th पास स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ सकता है। दोस्तों, आई विल टीच यू टू बी रिच किताब के लेखक वे भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड का वे एक जाना पहचाना नाम है। वे एक फेमस ब्लॉग भी चलाते हैं और आप गूगल पर भी उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में बहुत से लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं है क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है तो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़ों कमा सकता है। इसलिए इस किताब को पढ़ना और भी ज़रूरी है। मैंने यहाँ इस बुक की समरी दी है ताकि आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी सरल और रोचक तरीके से मिल सके। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और सारे रूल्स को अपनाएंगे तो आप भी सिर्फ नौकरी करते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं, वो भी सिर्फ नौकरी करते हुए। किताब के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला सेविंग यानी बचत और दूसरा इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। तो आइए जानते हैं इन दोनों भागों के बारे में। पार्ट 1 सेविंग। दोस्तों, सेविंग का मतलब तो आपको पता ही होगा। सेविंग यानी बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे ही बचत कहते हैं। बचत के लिहाज से लोग 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, वो जो सैलरी की पाई बचा लेना चाहते हैं और वो 1-1 रुपए की सब्जी वाले, रिक्शे वाले आदि से लड़ जाते हैं। ऐसे लोग अमीर बन भी जाएं तो भी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि वो दिल से हमेशा गरीब ही रहेंगे। दूसरे, वो जिन्हें पता ही नहीं है बचत क्या होती है। सारी सैलरी महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रॉसरी, एंटरटेनमेंट, नवाबी शौक इत्यादि में खर्च कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो फिर सही क्या है? बचत कैसे करें, कितना खर्च करें, कितना बचाएं? इसके लिए लेखक ने 5 मेन पॉइंट बताए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, अर्थात एक्सपर्ट ना होकर भी आप बचत करना सीख सकते हो। सबसे पहले बचत करने की समझ पैदा करें। ये समझें कि कितनी भी सैलरी हो, कम या ज़्यादा, कुछ हिस्सा जरूर बचाएंगे। सारी सैलरी ही ना उड़ा दें क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने की भी ना सोचें। इससे लोग आपको अमीर नहीं, सिर्फ कंजूस मक्खी चूस ही समझेंगे। इतना पेट काटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एंजॉय करना है वहाँ एंजॉय भी करना चाहिए। बहुत से लोग सोचेंगे ये बचत निवेश झंझट का काम है और मैंने तो कॉमर्स भी नहीं पढ़ा है, बैंकों के चक्कर लगाना भी मेरे वश का नहीं है। लेकिन लेखक बताते हैं आपको बड़ी बड़ी और टफ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस कुछ बेसिक बातें ही ध्यान में रखनी है जो बहुत सरल है। इसलिए ऐसा माइंडसेट दिमाग से निकाल दीजिए कि ये झंझट का काम है या बहुत मुश्किल है। अगर आप 80% भी सीख लेंगे तो बहुत है। बाकी का 20% नहीं भी आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कहता है कि किसी काम को करने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। दूसरा,
स्टार्ट अर्ली, बचत करना जल्दी शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग जॉब लगने पर ये सोचते हैं कि अभी तो जवान हूँ, अभी उड़ा लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। इन चीज़ों के लिए तो उम्र पड़ी है, लेकिन इससे आपको कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको सैलरी मिलने के डे 1 से ही बचत स्टार्ट कर देनी चाहिए। तीसरा, पसंद की चीज़ों पर खर्च करिए, बेकार की चीज़ों पर बचाइए। लेखक बताते हैं कि जो आपकी हॉबीज़ हैं उन पर ज़रूर खर्च करना चाहिए। सेव करने के लिए आपको कंजूस बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप फालतू के खर्चे कम कर सकते हो। जैसे जितने कपड़े ज़रूरी हों केवल उतने ही खरीदिए। ऐसा ना हो कि आपकी क्लोजेट में 50% कपड़े ऐसे पड़े रहते हों जिनका आप यूज़ ही ना करते हों। बहुत महंगा फ़ोन लेने की भी शुरू में ज़रूरत नहीं होती। हर दिन रेस्टोरेंट में पार्टी भी ना करें। तो इसी तरह से आप अपने फालतू के खर्चों को कम कर सकते हैं। इससे आपने आप ही आपकी सेविंग होने लगेगी। चौथा, क्रेडिट कार्ड के नुकसान। जॉब लगते ही बहुत सी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज आपके पीछे पड़ जाती हैं। तरह तरह के ऑफ़र्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के कार्ड ले लेते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो सच में आपको ऑफ़र, डिस्काउंट और वाउचर इत्यादि मिलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कंपनीज क्यों भर भर के इस तरह से पैसे लुटाती है? इसमें उनका क्या फ़ायदा है? तो लेखक उनके ट्रैप के बारे में बताते हैं जिसमें आप फंस सकते हो, लेकिन उनका गेम समझ जाओ तो आप नहीं फंसोगे। तो क्या है उनका ट्रैप? जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरह से आपको लोन देती है। ये लोन आपको लगभग 45 दिन में चुकाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भूल ही जाते हैं। अगर लोन लेट चुकाया जाता है तो आपको 45% या उससे ज़्यादा भारी भरकम ब्याज कंपनी को देना पड़ता है। क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या गेम चल रहा है। पढ़े लिखे तो फिर भी समझते हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता है कि कितने लोग इन सब चीज़ों से अनजान हैं। ऐसे लोगों को ये कंपनी जमकर लूटती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ईएमआई करवा देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं। इससे हर महीने एक छोटी किस्त उनके अकाउंट से अपने आप कट जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है। हर अगली इंस्टॉलमेंट में ब्याज दुगना हो जाता है और वो लोन कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन लोग ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ी सी ही तो किस्त जा रही है, लेकिन कुछ सालों में उनका बहुत सा पैसा क्रेडिट कार्ड वाले ले जाते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट का 4 से 5 गुना भी हो सकता है, और लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती। तो दोस्तों, आपने ईएमआई करवाने की गलती की है तो आज ही उसे बंद करवा दें। जितना लोन आपके ऊपर है एक बार में ही चुका दें। 1-2 कार्ड जरूर रखें, डिस्काउंट का फ़ायदा भी उठाएं, लेकिन लोन चुकाने की टाइम लिमिट कभी ना भूलें। आप खुद सोचिए, जब कोई कंपनी फ्री में पैसा उड़ा रही है तो उसके पास उससे डबल वसूल करने का तरीका होगा या नहीं? बहुत सारे लोग आपको क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे की बात बताएंगे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है उसका सीक्रेट तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता। मीडिया पर तो बिल्कुल यकीन ना करें, सब पैसे लेकर चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। असली ज्ञान लेना है तो ऐसी किताबों से लें। मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड बुक पर भी अच्छी अच्छी बुक की समरी सुनते रहें। जब भी टाइम मिले नॉलेज भी मिलेगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। तो संक्षेप में, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें लेकिन उसे मात देना सीखें, धोखा ना खाएं। 5वां, 50-30-20 का रूल। तो दोस्तों, ये रहा बचत का सीक्रेट रूल, 50-30-20। इससे आपको पता चलेगा कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। लेखक बताते हैं कि सैलरी का 50% हर महीने आप घर के नॉर्मल एक्सपेंसेस पर खर्च कर सकते हैं। इसमें घर का किराया, बच्चों की फ़ीस, ग्रॉसरी, खाने पीने का सामान इत्यादि। 30% आप अपनी एंटरटेनमेंट और शौक़ पूरा करने में लगा सकते हैं। 20% बचा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है बचत करना, और फॉर्मूला देखकर आपको एहसास भी हो गया होगा कि बचत करने के लिए आपको अपने शौक़ का बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है, और बचत केवल 20% ही तो करनी है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो जो 20% आपने बचाया उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और यही आपको एक दिन करोड़पति बना देगा। तो अगले पार्ट को ध्यान से सुनिए और समझिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। पार्ट 2, इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश। पहला, फिक्स्ड डिपॉजिट FD।
वर्सेस सेविंग अकाउंट। बहुत से लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहने देते हैं। इससे उन्हें बहुत सा नुकसान होता है। ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उन्हें फाइनेंशियल समझ नहीं है या फिर वो बहुत आलसी हैं, बैंक जाना झंझट का काम समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही जाग जाइए। आप पैसे सेविंग अकाउंट में ना रखें बल्कि एफडी करवा दें। सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखें जितना आप महीने में खर्च करते हैं। सेविंग अकाउंट में पैसे रखकर आप अपना काफ़ी नुकसान करते हैं। इस अकाउंट में सिर्फ 4% ब्याज मिलता है, जबकि एफडी में 6%। सीनियर सिटीजन को तो इससे भी ज़्यादा। तो आप खुद सोचिए, आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए कोई आदमी सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखता है, तो 1 साल में उसका ब्याज बनेगा 4 लाख। लेकिन उसी पैसे की एफडी करवा देगा तो उसे मिलेगा 6 लाख, यानी सीधा सीधा 2 लाख का अंतर। तो देखा आपने, बैठे बिठाए वो आदमी बिना कुछ किए एफडी से 2 लाख ज़्यादा कमा लेगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो हमेशा एफडी करवाएं। हर महीने की 5 तारीख को जिसे पैसे की ज़रूरत ना हो उसकी एफडी करवा दें। ऐसा रूल बना लें और इससे आपको डेट का भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। महीने में 1 दिन का ही तो काम करना है। एक डेट रख लेने से आपको ये झंझट नहीं लगेगा। और नेट बैंकिंग करते हैं तब तो और भी आसान है। बैंक जाए बगैर ऑनलाइन मिनटों में एफडी करवा सकते हैं। बैंक की ऐप से भी कर सकते हैं। एफडी की कोई लिमिट नहीं है। 7 दिन, 1 मंथ या 5 साल अपनी ज़रूरत के हिसाब से तरह तरह की एफडी करवा सकते हैं। अगर आपका बैंक सुविधा देता हो तो सेविंग अकाउंट को फ्लेक्सी अकाउंट में कन्वर्ट करा लें। इससे आपका पैसा एक लिमिट के ऊपर अपने आप ही एफडी में बदल जाता है। तो दोस्तों, झिझक छोड़िए और बैंक जाइए और आज ही अपने पैसे को ठीक से मैनेज करिए। बैंक के लोगों का तो ये काम है, उन्हें इसी बात की सैलरी मिलती है। दूसरा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे लोगों को इस फाइनेंशियल टूल के बारे में पता भी नहीं है। पता भी हो तो इसे ठीक से यूज़ करना नहीं जानते, जिससे उन्हें मैक्सिमम फ़ायदा नहीं मिल पाता। पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका अलग से अकाउंट एसबीआई जैसे बैंक में कोई भी खुलवा सकता है। इसमें आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। ये पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, यानी 15 साल तक आप इसे निकाल नहीं सकते। लेकिन यही फ़ायदे की बात है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीपीएफ और पीएफ दोनों अलग अलग तरह होते हैं। पीएफ सरकारी कर्मचारियों का ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहाँ मैं पीपीएफ की बात कर रही हूँ। पीपीएफ ऐसा टूल है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ये टूल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है जो कोई और टूल नहीं देता। बाकी सब में आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, ये आपको 10% से ज़्यादा का ब्याज देता है, जो एफडी से बहुत ज़्यादा है और कहीं भी इतना ब्याज नहीं मिलता। ब्याज की दरें घट बढ़ सकती हैं। यहाँ समझने के लिए मैंने एवरेज रेट डाली है। तो आइए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख पीपीएफ में डाले। इस पर आपको 10% की रेट से ब्याज मिलेगा। तो 1 साल बाद आपका ब्याज होगा 10,000 रुपये। आपका टोटल पैसा हो जाएगा 1,10,000 रुपये। अब अगले साल आपको इस अमाउंट पर ब्याज लगेगा, ना कि 1 लाख पर। ऐसा हर साल होता जाएगा। अगर यही पैसा आप एफडी में डालोगे तो हर साल आपको ब्याज 1 लाख पर ही लगता रहेगा, ना कि बढ़े हुए पैसे पर। इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। आप सोचेंगे फिर एफडी क्यों करानी है, पीपीएफ ही कर लेते हैं। लेकिन जैसा पहले बताया गया है, पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख से ऊपर जमा ही नहीं कर सकते, नहीं तो सरकार कंपाउंड इंटरेस्ट देते देते लुट ही जाएगी। अब आपको तरीका बताती हूँ जिससे आप पीपीएफ का पूरा फ़ायदा उठा सकें। आप हर साल 1 अप्रैल को पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख डालना स्टार्ट करें। ऐसा 15 साल तक करें। तो आइए देखते हैं 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। 1.5 लाख आपने 15 साल तक जमा करवाया, तो इससे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 22,50,000। इस पर आपका ब्याज बना 21,10,517। 15 साल बाद आपको टोटल मिलेगा 43,60,517 रुपये। है ना जादू? आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा, वो भी बिना कुछ खास किए। और मज़े की बात यह है
कि इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। अगर आप इसी पैसे को 25 साल तक रखेंगे तो ये 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा और अवधि बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों 2 बातें जान लीजिए। पहला, बहुत से लोग सोचेंगे कि यार 15 साल के लिए पैसा कौन ब्लॉक करेगा। यही गलती माइंडसेट आपको बदलना होगा। इसे ही फाइनेंशियल समझ कहते हैं, जो अमीर लोगों में ज़्यादा होती है। आप पीछे मुड़कर देखिए, अगर आप 25 साल के हैं तो क्या आपको पता चला कि 25 साल कैसे बीत गए? जैसे ही आपको 15 साल का भी पता नहीं चलेगा और 35 साल का भी नहीं। ये तो सोचिए 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। दूसरी बात, आप ये ना सोचें कि मैं हर महीने 1000 से 2000 डाल दूंगा। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। आपको सारा 1.5 लाख 1 अप्रैल को ही डालना चाहिए, क्योंकि तब से ब्याज लगना स्टार्ट होगा, वो भी 1.5 लाख की बड़ी अमाउंट पर। 1000 पर तो ब्याज बहुत कम लगेगा, जिसकी वजह से पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो पहले कैलकुलेशन बताई थी वो 1.5 लाख के अकॉर्डिंग थी। तो दोस्तों कैसे भी करके 1 अप्रैल को 1.5 लाख आप पीपीएफ में जमा करवा दें। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। इससे आप सारे साल की टेंशन से भी मुक्त हो जाएंगे और एक बार करने की वजह से ये आपको कुछ भी झंझट का काम नहीं लगेगा। एक बार पैसा डाल दीजिए और भूल जाइए। बाकी समय लाइफ को एंजॉय करिए। सारा सिस्टम ऑटोमेशन पर चलने दीजिए, लेकिन एक बार तो सेट करना ही होगा। तीसरा, क्योंकि पीपीएफ की अपर लिमिट 1.5 लाख ही है, तो आप अपनी वाइफ का भी अकाउंट खुलवा दें। आपका प्रॉफिट दुगना हो जाएगा। मतलब 15 लाख में 45 प्लस 45 90 लाख मिल जाएगा। 18 साल से ऊपर के बच्चों का भी किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट हैं तो मम्मी पापा का खुलवा दें, उन्हें ये जानकारी दें। दोस्तों अब आपको जल्दी स्टार्ट करने की वैल्यू समझ आ रही होगी। अगर कोई 30 साल में पीपीएफ स्टार्ट करता है तो 15 साल होते होते उसकी उम्र 45 हो जाएगी, तो 45 लाख उसे 45 की उम्र में मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई 20 में करता है तो 35 साल में ही 45 लाख बना लेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा भी है तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कभी नहीं करने से देर से करना फिर भी सही है, और बुढ़ापे में पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आप भी देर मत करिए, हेजिटेशन छोड़िए और बैंक चले जाइए। जितना जल्दी पीपीएफ खुलवाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तीसरा है एनपीएस। दोस्तों एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। आपको पता ही होगा कि सरकार आगे से पेंशन देना बंद कर देगी। एनपीएस के काफ़ी फीचर्स पीपीएफ जैसे ही हैं। आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो, लेकिन इसमें आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अनुसार हर महीने पेंशन मिलती रहे। इसके 40% हिस्से पर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो सरकारी वेबसाइट पर इसके बारे में पढ़िए और स्कीम ले लीजिए। आप एसबीआई या दूसरे बैंक में इसका अकाउंट खुलवा सकते हो। चौथा, म्यूचुअल फंड। दोस्तों आप हर महीने कम से कम 1000 से 2000 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं। इसे सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स जिसे एएमसी अर्थात एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है, आपके पैसे को शेयर मार्केट में या बॉन्ड्स में लगाते हैं। इससे आपको 12 से 15% के लगभग ब्याज मिल जाता है, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा होता है। लेकिन इनमें रिस्क भी होता है, इसलिए पहले अच्छे से इनके बारे में पढ़ लें या कोई ऑनलाइन कोर्स कर लें। किसी अच्छे ब्रोकर से भी करवा सकते हैं, लेकिन ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है, जिससे फ़ायदा कम हो जाता है। आजकल आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जीरोधा बेस्ट ऐप मानी गई है। इस ऐप से इन्वेस्ट करने पर ब्रोकरेज भी नहीं लगता। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो आप जीरोधा से ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। आप अपने बैंक में जाकर भी खुलवा सकते हैं। जीरोधा ऐप से करेंगे तो बैंक जाने का झंझट भी नहीं रहेगा और ब्रोकर का कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। पांचवा है स्टॉक्स या शेयर्स। अगला इन्वेस्टमेंट टूल है स्टॉक्स या शेयर। इसमें रिवार्ड तो ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बन चुके हैं। वॉरेन बफेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये या इंडिया में राकेश झुनझुनवाला के बारे में।
दोनों ही अरबपति हैं। सारी दौलत इन्होंने सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कमाई है। स्टॉक्स के लिए आप जीरोधा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ज़रूर पढ़ें, जिसकी समरी मेरे चैनल पर भी है। छठा है लाइफ इंश्योरेंस। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। खैर, LIC की काफ़ी जानकारी हर किसी को होती है, तो इस पॉइंट पर ज़्यादा डिटेल में बात करने की आवश्यकता नहीं है। बस जॉब लगने के साथ ही एक अच्छी सी पॉलिसी ज़रूर ले लें और साल का या 6 महीने का प्रीमियम समय पर भरते रहें। प्रीमियम भी ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं। सातवां है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूर ले लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस तो एक्सीडेंट या डेथ होने पर फैमिली को पैसे देते हैं, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके बीमार पड़ने और हॉस्पिटल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च को कवर करता है। यदि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा बिल आ जाता है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा बिल से आपकी सेविंग जा सकती है, तो इससे बचने के लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी ये वीडियो समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये समरी कैसे लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।